हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक टीचिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराएंगे। आज से हम जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी है, यूपी पी एस सी है, यूपी कांस्टेबल और एस आई की है, जो क्वेश्चंस ज्योग्राफी में आए हैं हम उस सबको लेके चलेंगे। हिस्ट्री हमारी फिनिश हो चुकी है, हम ज्योग्राफी ले रहे हैं। आज 4th क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद से हम ये जैसे फिनिश होती है वैसे ही हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन ने रणनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? सीधी सीधी सी बात पूछा है कि ये हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो किस में पड़ता है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं ईरान, थाईलैंड, श्रीलंका और यमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्रीलंका, यानी हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो कहाँ पड़ता है? वो श्रीलंका में पड़ता है। सॉल्यूशन देखते हैं। 9 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रोनल विक्रमसिंघे ने हम्बनटोटा बंदरगाह परियोजना का आधिकारिक शुभारंभ किया था। इस परियोजना के तहत हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के पट्टे पर चीन को सौंप दिया गया है। उल्लेखनीय है कि हम्बनटोटा बंदरगाह में चाइना मर्चेंट पोर्ट्स होल्डिंग संस्था की हिस्सेदारी 70% है, ठीक है। और ये सौदा जो किया या समझौता किया है उसमें कितने डॉलर का हुआ है? $1.12 बिलियन का समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीमिया अब किसका भाग है? यानी जो क्रीमिया देश है वो किसका हिस्सा पड़ता है? इसमें ऑप्शन में दिए पोलैंड, रूस, इराक या फिर ईरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस के हिस्से में आता है क्रीमिया। सॉल्यूशन देखते हैं। क्रीमिया यूक्रेन का एक स्वायत्त शासी अंग है। क्रीमिया 1783 से 1994 तक रूसी भूभाग का एक हिस्सा था। वर्ष 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने एक अध्यादेश के तहत इसका विलय यूक्रेन में कर दिया, परंतु यूक्रेन गृह युद्ध के कारण क्रीमिया प्रायद्वीप ने एक जनमत संग्रह द्वारा 16 मार्च 2014 को अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया तथा रूस में अपने विलय की घोषणा कर दी, यानी कि वो रूस में जाके मिल गया, यानी कि इसका हिस्सा है वो रूस का हिस्सा है। 18 मार्च 2014 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को रूसी संघ में मिलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये किसका, पहले किसके में आता था? ये यूक्रेन में, बट ये युद्ध हुआ तो उसके बाद में इस जाके किस में मिल गया? क्रीमिया मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? ऑप्शन में है दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, अल्जीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है फर्स्ट राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसको अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया गया है? ऐसा कौन सा गहरा बंदरगाह बनाया है चीन की हेल्प से? उसमें ऑप्शन में ग्वादर, कराची, चाबहार या शत अल अरब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्वादर है, यानी ग्वादर को चीन की हेल्प से गहरा बंदरगाह बनाया गया है। पाकिस्तान में चीन की सहायता से ग्वादर बंदरगाह बनाया जो कि गहरा जल बंदरगाह है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे पर स्थित एक बंदरगाह शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनार कहाँ की मुद्रा है? चीन, इराक, ब्राजील या थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। इराक की दीनार मुद्रा है। यहाँ कुछ और करेंसी देखी, इराक की दीनार, चीन की युआन है और ब्राजील की रियाल है, थाईलैंड की बहत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल, डॉलर, दीनार या रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूबल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और मुद्राएं दी गई हैं और देश के नाम दिए गए। भारत का रुपया है जैसे सब जानते हैं, रूस का रूबल, अमेरिका का डॉलर और कुवैत का कुवैती दीनार। सबसे ज़्यादा महंगा सिक्का, यानी कि अगर इसकी करेंसी देखी जाए कुवैत की, तो कुवैत का सबसे महंगा सिक्का है, ठीक है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क किस देश की मुद्रा है? यानी मार्क किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन में दिया है इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, जर्मनी की मार्क मुद्रा है। जर्मनी ड्यूशमार्क, इंग्लैंड पाउंड स्टर्लिंग, आयरलैंड की है पाउंड और फ्रांस की है फ्रैंक। यानी ये देश दिए, इधर साइड में मुद्रा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ गए कृषि, जलवायु और खनिज संसाधन 5वें पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? मैक्सिको, चीन, जापान, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीन, ठीक है। चीन ऐसा देश है जो सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, देश दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए हैं खनिज। कौन से खनिज में कौन सा देश फर्स्ट नंबर पे आता है? अगर सोने की बात करें वो चीन, चांदी में मैक्सिको, जिसका मैक्सिको का चिहा हुआ नाम से एक जगह है वो फेमस है मैक्सिको की, ठीक है। और तांबा चिली, लोएस के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम कजाकिस्तान, कोयला चीन
और खनिज तेल में फर्स्ट है अमेरिका और बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं जो जो खनिज दिए इनमें फर्स्ट नंबर पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वायुमंडल दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है बॉम्बे जेनेसिस, दूसरा है कैटेलिना एडी, जूड या भंवर वॉर्टेक्स। तो इसका जो राइट आंसर फर्स्ट होगा बॉम्बे जेनेसिस को बोला जाता है कि जब वायुमंडल दाब में तेज़ी से कमी आती है उसके मध्य जो अक्षांश का तूफान है वो तेज़ी से यानी मध्य यानी कि अगर मान लिया जाए जीरो से ऊपर के साइड में यानी 23 हाफ से लेके बीच के 23 हाफ नॉर्थ से साउथ के बीच में जो तूफान आता है उसको क्या बॉम्बे जेनेसिस। जब वायुमंडलीय दाब में तेज़ी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेज़ी से उग्र होता है तो उसे बॉम्बे जेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए समान स्तर से ऊपर बने रहने पर नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताइए। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है उसमें समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए समान स्तर से ऊपर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम एल नीनो कहते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय विषुवतीय क्षेत्र में समुद्र तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहा जाता है। इसके कारण समुद्री तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। इसके कारण भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि तापमान अधिक होने से दाब निम्न होता है, जिससे दक्षिण एशियाई देश में इसकी तुलना में उच्च दाब पाया जाता है। मौसमी हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। जैसे पता है कि जो मौसमी हवाएं होती हैं वो कहाँ से चलती हैं, यानी हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की ओर चलती हैं। इसलिए यानी कि जो भारत है या दक्षिण एशियाई देश है इस टाइप से, और यहाँ पे अगर देखा जाए यानी ये जो पड़ता है इंडिया पड़ता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ पे और दक्षिण एशियाई देश इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो यहाँ पे इसमें बोला है कि जो दक्षिण एशियाई देश है यहाँ पे, ठीक है, उसकी तुलना में उच्च दाब पाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे पूरे एरिया में सूखे की स्थिति पड़ जाती है। यानी दक्षिण एशियाई देश होते हैं, भारत में खासतौर पे सूखा पड़ जाता है जब एल नीनो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर, समतल मैदानी भागों में, हिम नदी पर्वत शिखरों पर या तटवर्ती भूमि पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी ढलानों पर खेती करने के लिए पीढ़ियों से चली आ रही सामान्य विधि है। इस विधि द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर छोटा करके ढाल की तीव्रता को कम करके मृदा एवं मृदा नमी का संरक्षण किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः 33% ढाल तक क्षेत्रों को सीढ़ीदार खेतों में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा गलत दी गई है? कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें से बताना कौन सी गलत दी गई है। कंटूर यानी जो परिरेखा है समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है। आइसोथर्म एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र है। आइसोहाइड्रस एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र है। या आइसोबाथ वे स्थान जहाँ का वायुमंडलीय दाब एक समान होता है। तो पहली, दूसरी, तीसरी सही है, चौथी गलत है। कंटूर वो होता है जो समुद्र तल से ऊपर क्षेत्र होते हैं जो ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, जिनकी ऊंचाई समान होती है। आइसोथर्म होता है एक जैसे तापमान वाला क्षेत्र होता है। आइसो से यानी आइसो मीन सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर। ठीक, आइसोहाइट्स एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र होता है। ठीक है, और आइसोबाथ ये वायुमंडलीय दाब वाला, प्रेशर वाला नहीं होता है। ये कौन सा होता है? ये होता है गहराई, जिनकी गहराई होती है समुद्र रेखा पे, ठीक है, वो वाला कहलाता है। यानी मानचित्र भूपृष्ठ पर पानी की समान गहराई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है या गहराई समुद्र रेखा कहते हैं। तो यानी कि जो विकल्प डी है यानी ऑप्शन डी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय, एंडीज और आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव किया था? हिमालय यानी कि हमारे इंडिया, ठीक है, और एंडीज और आल्प्स के, एंडीज है ये साउथ अमेरिका का है, और यहाँ पे है आल्प्स पर्वत है ये यूरोप का है। यहाँ पर्वत क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ध्रुवीय जलवायु, उच्च भूमि जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर आर्द्र उष्ण जलवायु? तो ये उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है। ठीक है, हाईलैंड क्षेत्र की जलवायु में उच्च सूर्यातप, निम्न तापांतर होता है, निम्न वायुदाब, तापमान की बड़ी दैनिक रेंज और अधिक मात्रा में वर्षा सामान्य। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई और सूर्यातप, तापमान और वर्षा को नियंत्रित करने से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। इस प्रकार जलवायु आल्प्स, हिमालय, तिब्बती पठार और एंडीज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समय और स्थान के समान वितरण के
साथ पर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो निम्न को क्या कहा जाता है। यानी एक स्थान पर समान वितरण के साथ वर्षा नहीं होती है लिमिट में लंबी अवधि तक, तो उसको क्या कहते हैं। कृषि सूखा, मौसम संबंधी सूखा, जल संबंधी सूखा, पारिस्थितिकी संबंधी सूखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम संबंधी सूखा। यानी कि मौसम एक टाइम तक चलती रहने वाली प्रोसेस है, यानी एक लंबे टाइम की होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि एक लंबी अवधि को चिन्हित करता है जब पर्याप्त वर्षा नहीं होती है या पर्याप्त वर्षा होती है, तो उसको क्या कहते हैं, मौसम संबंधी सूखा। मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति जब अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि होती है जो समय स्थान के साथ समान वितरण के साथ होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब क्षेत्र में प्राप्त मौसमी वर्षा इसके दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है, यानी कि जो चाहिए उससे 75% कम होती है, तो इस दशा को मौसमी सूखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। ठीक है, उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है। व्यापारिक कंपन, हम्बोल्ट धारा, एल नीनो या फिर ला नीनो, तो इसको बोलते हैं एल नीनो। अल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर कर देती है। तो वही पूछी प्रबलता को बढ़ा सकती है, तो वो यानी कि जो अल नीनो होता है, एक दो होती है, एक एल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। ला नीनो तो अच्छा होता है भारत के लिए, यानी भारत के मानसून के लिए, बट जो एल नीनो होता है वो घातक होता है, उससे सूखा पड़ जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है। मध्य देशांतरी मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से अधिक किंतु 18 डिग्री से कम होता है। संभावित वाष्पीकरण संघनन से अधिक हो सकता है, या सभी महीनों का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो इस ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से एक छांटना है कौन सा सही है, तो इसका बी वाला सही है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -18 डिग्री या उससे अधिक होता है, ये गलत है। मध्य देशांतरी मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत -3 डिग्री से अधिक किंतु 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। संभावित वाष्पीय संघनन से अधिक हो सकता है, गलत है। और सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है, ये भी गलत है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं। इसमें दिया है कि कब दिया था, तापमान वर्षा के वितरण और वनस्पति के कोपेन ने 1918 में 6 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। एक पहला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, मध्य अक्षांशों की आर्द्र सूक्ष्म तापीय अथवा शीतोष्ण जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, उच्च पर्वतीय जलवायु। तो इसमें जो पूछा था वो इसमें ये तीसरा वाला था कि मध्य अक्षांशों की आर्द्र सूक्ष्म तापीय अथवा शीतोष्ण आर्द्र जलवायु कब होती है। सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान -3 सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम दिए हैं, उन संबंधित जो वायु हैं उनको बताना है कौन सा मेल सही नहीं खाता है। टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, स्टेपी समशीतोष्ण, सवाना उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान, सेलवास विषुवतीय वर्षा वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट है, टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन नहीं होते हैं। स्टेपी समशीतोष्ण होता है, सवाना उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान होते हैं, सेलवास विषुवतीय वर्षा वन होते हैं। उपयुक्त प्रश्न, वायु में टैंगा एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय वायु ना कि समशीतोष्ण वायु में, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी मैंग्रोव को क्या और कहा जा सकता है, कौन से वर्गीकृत किया जाता है, कौन से नाम से। तो इसका ऑप्शन में हेलियोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट, एपीफाइट, तो ये है हेलोफाइट। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है, लवणोद्भिद, ठीक है, के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये एक विशेष प्रकार के मरुद्भिद पौधे हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर जल अथवा मिट्टी में लवण जैसे NaCl, MgCl2 तथा MgSO4 की अधिक सांद्रता होती है। इस प्रकार की भूमि कार्यकी की दृष्टि से शुष्क होती है, ठीक है। और हमारे देश में मुंबई, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तटीय वनों को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन में दिए गए हैं कि कौन सा आता है मैंग्रोव वनस्पति में भारत का, तो उसमें मुंबई, केरल, अंडमान निकोबार के समुद्र तटीय वनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हरिकेन है क्या शीतोष्ण चक्रवाती प्रणाली है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। शीतोष्ण प्रत्यय
चक्रवात प्रणाली है या फिर उष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रवात प्रणाली है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है हरिकेन। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रणाली कहते हैं। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा है। इन चक्रवातों का व्यास 80 से 300 किलोमीटर होता है। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भारत में इसे चक्रवात, गर्द या अवदाब कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको हरिकेन और चीन में इसको टाइफून कहा जाता है। तो यानी कि टोटल हमारे 95 क्वेश्चन हो गए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब